कट्टर बनाने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया इस वैश्विक संकट के कारण एक पीढ़ी का भटकना बर्दाश्त नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग इस निराशा को स्पष्ट रूप से हल करने में नाकाम रहे हैं और इसने राजनीतिक प्रतिष्ठान और संस्थानों में विश्वास की कमी को बढ़ाया है। ऐसे में चरमपंथी समूहों के लिए रोष और मायूसी का फायदा उठाना आसान हो जाता है और युवाओं के कट्टरपंथ की ओर बढ़ने का खतरा बढ़ता है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,12,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 30 लाख को पार कर गई है, जबकि 8,82,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 55,000 को पार कर गई है और 9,87,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं ईरान में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 96 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ईरान स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि एक महीने से अधिक की अवधि में पहली बार एक दिन में संक्रमण के मामले 1,000 से कम दर्ज किए गए हैं। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हावड़ा से ये बड़ी खबर, पुलिस पर हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा से, जहां पर पुलिस पर हमला किया गया है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें भी लॉकडाउन के दौरान सामने आ रही हैं। कोरोना वीर, कोरोना योद्धा जो लगातार कोरोना के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं, उनके सामने ऐसी समस्याएं भी आ रही हैं। यहाँ पर ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हावड़ा से ये तस्वीरें सामने आई है जहाँ पर एक समूह ने मिलकर के पुलिस पर हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से सामने आई है। हावड़ा क्षेत्र से ये बड़ी खबर, जहाँ पर पुलिस की टीम लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन हमला कर दिया गया यहाँ पर कुछ शरारती लोगों के द्वारा। और इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ अगर बात करें पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर के, कोरोना को लेकर के वहां पर स्थिति बिगड़ी हुई है और इस तरह की खबर सामने आना। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। शांतनु जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है किस वजह से पुलिस की टीम पर यह हमला किया गया है? देखिए, पश्चिम बंगाल पे फिलहाल जो परिस्थिति जो अभी जो है एक्चुअली ये जो हम लोग जो फुटेज दिखा रहा है, ये एक्चुअली पश्चिम बंगाल का हावड़ा क्षेत्र का टिकियापाड़ा का। तो हावड़ा क्षेत्र का टिकियापाड़ा में आज कई दिनों से मतलब इतना भीड़ भाड़ और लॉकडाउन जो उल्लंघन जो कर रहा है उसके खिलाफ भी पुलिस भी कार्रवाई शुरू करे। क्योंकि हावड़ा टिकियापाड़ा जो इलाका है यही सबसे बड़ा इलाका है जो ये रेड जोन पर है और कहीं मतलब मरीज इसी इलाका से मिल गया था। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखा है ये कहीं पुलिस वालों जो ड्यूटी पर था, लेकिन इकट्ठा होकर आदमी लोगों ने जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, दिन भर में मार्केट में घूमता है फिरता है, लेकिन सबको बोलने के बावजूद इन लोगों को आज अचानक देखा है कि इन लोगों ने खुद पुलिस के ऊपर हमला शुरू कर दी। इसके बाद जो कम्बैट फोर्स था वो फोर्स ने वही से भागकर मतलब पीछे चला आया। क्योंकि देखिए जो कम्बैट फोर्स था वो कम से कम 4-5 आदमी था, लेकिन वो जो जनता था वो जनता था करीब 100-200 का ऊपर जनता था। वो अगर हमला करेगा तो किसी क्या करेगा? तो इसी मतलब जो हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो पुलिस का जो भूमिका जो है, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं पूरा देश में जो फ्रंट लाइन पर काम करता है पुलिस ने, लेकिन आज वही पुलिस के ऊपर जो लड़ाई जो झड़प होता है, ये सबसे मतलब आतंकी की बात है और दुख की बात भी यही है। क्योंकि ममता दीदी ने, सरकार ने बार बार बोल रहा है जो पुलिस जैसी बोल रहा है उसी हिसाब से काम कीजिएगा, वो मतलब उल्लंघन मत कीजिएगा। जो सबसे बड़ी बात है जो रेड इलाका जो है, जो रेड जोन है, वही पर मतलब इतना भीड़ भाड़ करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग मानता नहीं है, बार बार बोलने का बाद भी ऐसी हुआ है। साथ साथ आपका जो बेलेघाटा इलाका में और एक क्षेत्र पे कलकत्ता में, प्रॉपर कलकत्ता में और एक इलाका में खुद पुलिस के ऊपर हमला हुआ, 2 पुलिस का मतलब सर भी फटा दिया, पत्थरबाजी हुआ था। तो लेकिन ये जो चल रहा है ये तो सही नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो फ्रंट लाइन में काम करता है डॉक्टर और पुलिस को, लेकिन पुलिस के ऊपर सही बात नहीं है जी। लेकिन शांतनु जी, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है तस्वीरों में देखने पर कि पूरा इलाके के जितने भी घर हैं सभी लोग बाहर आ गए
हैं सड़कों पर इन पुलिस के जवानों पर हमला करने के लिए, लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पलटवार में? अभी तो मतलब इलाका में भारी मात्रा पुलिस पहुंची गई। जी। तो मतलब पुलिस पूरा इलाका घेर भी लिया है, और घेरने के बाद भी पुलिस भी अभी मतलब किसने ऐसी हरकतें की, कौन कौन लोग थे इसमें, इस टीम के बाद कौन कौन को ये पॉलिटिकल लोग थे, ये आम जनता थे, ये जानकारी करने के लिए अभी इलाका में बहुत भारी मात्रा से पुलिस पहुंच गई। और अभी भी छानबीन शुरू कर रहे हैं पुलिस भी, क्योंकि इसके साथ कौन कौन है वो जी। पहले उसको तो गिरफ्तार तो करेगा ही, जी। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये जो फुटेज हम लोग देख रहे हैं, जी। ये तो मतलब सबसे आतंकी की बात यही है जी। कि कोरोना वायरस को लेकर मतलब कोई अवेयरनेस तो है ही नहीं, जी। ऊपर से जो पहला फ्रंट लाइन पे काम करते उसके ऊपर हमला करेगा तो कैसे होगा? क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग देखा डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है, तो ये सबसे आशंका की बात है जी। जी, तो क्या इन लोगों को कोई वहां पर समझाने के लिए नहीं पहुंचा है? क्या यहाँ पर कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है जिसकी ये लोग बात सुने और इनको समझाया जाए? क्योंकि रेड जोन आपने बताया शांतनु कि ये रेड जोन है जहां पर ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है जो उसी इलाका से हम लोग देखा था, इसी हफ्ते तक 2 दिन पहले से एक मरीज इसी इलाका में था, लेकिन उस मरीज भी आदि टायरी में था। लेकिन टिकियापाड़ा जो इलाका है सबसे मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका यही है, पश्चिम बंगाल का हावड़ा क्षेत्र का जो टिकियापाड़ा इलाका है। लेकिन अभी जो मतलब वही पे जो आपका जनप्रतिनिधि है वो खुद माइकिंग किया है, ममता बनर्जी ने खुद माइकिंग किया है, पुलिस वालों ने डेली माइकिंग करके समझाया है सभी आदमी को, कम से कम जिसका जो जरूरत है सुबह सुबह कर लीजिएगा, उसके बाद आप घर चले जाइएगा। ये बार बार बोलने का बाद भी हम लोग जो देख रहे हैं सुबह से करीब 7-8 बजे से शुरू होता है और कम से कम करीब 4-5 बजे 6 बजे तक दोपहर तक आदमी लोग भीड़ भाड़ करके मतलब मार्केट में घूमता है। शांतनु, कहीं ऐसा तो नहीं है शांतनु जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को कोई भड़का रहा है पीछे से जिसकी वजह से ये लोग एकदम से सड़कों पर आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है जब मतलब आजकल जो हो रहा है, कई इलाका में हम लोग देखा था, जैसे मुंबई में हुआ था, बंगाल में ऐसी कोई जगह है जो जगह में बार बार बोलने का बाद भी ये लोग सुनता नहीं, कोई मानता भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली उसी इलाका में जहाँ पे रेड जोन इलाका है, तो रेड जोन में कम से कम तो खुद मेरा बात यही कहना है जो खुद अपने आप को तो बचाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, अगर खुद हम बचेंगे तो मेरा परिवार बचेगा। जी। लेकिन ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, जो खुद पुलिस वालों फ्रंट लाइन पर काम करता है, उसके घर पे भी माँ बहन है। तो आज जो लोग खुद फ्रंट लाइन पे काम करता है उसको ऊपर अगर अटैक करेगा तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जी शांतनु, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के मार से बेहाल ईरान में इस महामारी से बचने के लिए अंधविश्वास में आकर नीट अल्कोहल पीने से मौतों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना में जहरीले मेथनॉल को पीने से 728 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 200 लोगों की अस्पताल के बाहर मौत हो गई। इससे पहले भी इसी महीने जहरीली शराब पीने से ईरान में 600 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान सरकार के न्यायिक प्रवक्ता गुलाम हुसैन अस्मेली ने बताया कि शराब का सेवन कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, ये मानव शरीर के लिए बहुत ही घातक है और ईरान के कई राजनेताओं ने भी इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक 14,000 से ज्यादा लोग इस जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 300 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस से बिगड़ी हुई देश की स्थिति पर वो बेहद करीबी से नजर बनाए हुए हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के अनुसार अब तक 3,233 लोग घातक वायरस से पूरी तरह से उबर चुके हैं और मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान में अब तक कोविड-19 के 14,079 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से वहां की स्थिति बिगड़ रही है, वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि वो करीबी से हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। और बात करें अगर आंकड़ों की तो वहां पर 300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 3,233 लोग
ठीक होने की भी जानकारी मिल रही है। और वहाँ के मंत्रालय ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान में अब तक कोविड-19 के 14,000 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है, पाकिस्तान में भी इसका कहर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर लगातार जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है और लोगों की मौतें हो रही हैं, तो वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये कहना है कि वो हर स्थिति पर करीबी से नज़र बनाए हुए हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। पंजाब में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रमुख जगजीत सिंह धुरी की ANP न्यूज से खास बातचीत देखिए रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR सहित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सेक्रेटरी ने होम आइसोलेशन पर गाइडलाइन जारी की है। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कल बताया था हमने आपको, और एक जिला ड्रॉप हुआ है, यानी कि 2 जिले ऐड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह है लखीसराय बिहार में। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कांस्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जब हम कार्य करें तो वहां पर किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना हो। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उनके 18 ऑटोनोमस बॉडीज और साथ में उनसे संबंधित PSUs के डायरेक्टर्स के साथ रिसर्च के बारे में समीक्षा की। उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स, रियल टाइम PCR बेस्ड डिटेक्शन किट्स और कोविड-19 के लिए वैक्सीन के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, कॉरपोरेशन कमिश्नर्स, दिल्ली के सभी जिलों के DMs और DCPs, सेंट्रल और स्टेट कि जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ भी कोविड सर्वेलेंस के करंट स्टेटस का दिल्ली और आसपास के प्रांतों से संबंधित रिव्यू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरी माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए होम आइसोलेशन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन पेशेंट्स के पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए उनके रेजिडेंस पर रिक्विजिट फैसिलिटी है, उनके पास इस होम आइसोलेशन के लिए ऑप्शन होगा। ये प्रेजेंट गाइडलाइंस जो हमने इशू की हैं, यह गाइडलाइन 7 अप्रैल को जो हमने इससे पहले सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस को मैनेज करने से संबंधित गाइडलाइन थी, उनके एडिशन में है। होम आइसोलेशन की ये जो गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन पर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा। मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोस करना होगा। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसको निरंतर उपयोग करना होगा। उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए। 24/7 बेसिस पर देखभाल करने के लिए उनके पास एक केयर गिवर अवेलेबल होना चाहिए और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए। केयर गिवर और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के रूप में लेना होगा। पेशेंट अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एग्री करें और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को
अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म कर। अगर कभी भी कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस को नहीं लेगा तो वह संक्रमित हो सकता है। ये हमारे लिए शुरू से ही एक बहुत सोचनीय विषय रहा है, जिसके बारे में आपके द्वारा भी और हम स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, और हमारे एम्स के द्वारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरे देश में जा रहे हैं, उसमें हम बताते रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो रिक्वायर्ड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। अगर रिक्वायर्ड गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तभी इन्फेक्शन होने का खतरा है। आप ये मान के चलिए कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स कोविड-19 ही नहीं, अपने आईसीयू में जब वह डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को डील करते हैं, डिफरेंट टाइप की सर्जिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उनको रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेनी होती है, जिसकी वजह से ही हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स उन सारी डिजीजेस को मैनेज करते हुए भी अपने आप को बचा कर रखते हैं। तो जरूरी है कि हम हर तरीके से जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करें। उसके अलावा जैसे आपने दूसरा प्रश्न पूछा था, देखिए इसमें भी अभी वर्ल्ड ओवर कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि बहुत ही मिनिस्क्यूल नंबर है, कि कुछ लोग पहले ठीक हुए लेकिन उनके बाद में उनको फिर कोरोना इन्फेक्टेड पाया गया। लेकिन ये इतना भी मिनिस्क्यूल परसेंटेज है कि इसके बारे में अभी हम कंक्लूसिव एविडेंस ये नहीं ले सकते कि जो कोरोना से संक्रमित आदमी है वह ठीक हो गया तो वो सारे के सारे ही ऐसे हो जाते हैं। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि जो आदमी पेशेंट ठीक हो चुका है पीसीआर टेस्ट के द्वारा, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो क्लियर हो चुका है, तो वह पर्टिकुलर पर्सन बिल्कुल ठीक। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य में मरीज ठीक होने की दर बढ़ने की बात कही है। राजस्थान में जो रिकवरी हो रही है पॉजिटिव केसेस की, उसमें बहुत आशातीत प्रगति हुई है। अभी जो पॉजिटिव केसेस के रूप में 2328 लोग पॉजिटिव है, उनमें से 766 लोग, करीब 1/3 हैं जो रिकवर हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, और इसमें से 584 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। कुल मेडिकल कॉलेज से जो जुड़े हुए अस्पताल हैं उनमें अलग अलग अस्पतालों में 1096 लोग भर्ती हैं अभी आइसोलेशन में, और सामान्य अस्पतालों में जो राज्य के अन्य सामान्य अस्पताल है उसमें 5098 लोग भर्ती हैं। हमने हमारी जांच की क्षमता को, प्रतिदिन जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको भी हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज 6000 टेस्ट पर डे हम करने की स्थिति में हैं, और हमने कहा था कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर 10,000। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सुरजेवाला ने बीजेपी के भगोड़ों के साथ होने की बात कही है। बैंक लुटेरों द्वारा पैसा लूटो, विदेश जाओ, लोन माफ करवाओ, ट्रेवल एजेंसी का पर्दाफाश हो गया है। भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ अब भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बन गया है। याद करें 16 मार्च 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया। अब 24 अप्रैल 2020 को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ करने की पुष्टि कर दी है। माई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 14 करोड़ लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। 113 लाख फौजी जवानों, मिलिट्री पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों का 37,530 करोड़ रुपया डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता काट दिया गया है। सभी सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, कंपनियों और व्यवसायियों से कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया दान ले लिया गया है।
पर शर्म की बात यह है कि इसके बावजूद मोदी सरकार बैंक डिफॉल्टरों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ यानी माफ करने में लगी है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। पंजाब में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रमुख जगजीत सिंह धुरी की ANB न्यूज से खास बातचीत देखिए रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता मनोज झा ने नीतीश कुमार के छात्रों वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता के बयान पर भी टिप्पणी की है। इस आज्ञाकारिता को मैं क्या कहूं, बाकी राज्य भी तो हैं, अपने स्टूडेंट्स को ले गए, माइग्रेंट वर्कफोर्स को ले गए। ये तो सोचना होगा ना कि हमारी संवेदनाएं कहां जाके ठहरती हैं। क्या हमारी पूरी सारी की सारी नीति 5% लोगों के हिसाब से चलेगी? उनके लिए घर का कोई मतलब नहीं है, जो अलग अलग ठिकानों पर 10 बाय 10 के कमरे में 20 लोग रह रहे हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है। मैं समझता हूं कि महामारी के वक्त में जिस प्रकार की संवेदना और संजीदगी की जरूरत थी, मेरे राज्य के मुखिया में उसका घोर अभाव दिखा। और चाहे वो कितनों फसाड ले लें कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, जो मजदूर पैदल चल के पहुंच रहा, ट्रेन की पटरी पर चल के पहुंच रहा, क्या लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं था कि वीवीआईपी के बच्चे आ गए, पटना के एलिट सर्किल के लोगों के बच्चे बुला लिए गए? तो सारी नीतियां और लॉकडाउन के कवच का इस्तेमाल, आधारहीन कवच का इस्तेमाल सिर्फ गरीब लोगों के लिए, गैर रसूखदार लोगों के लिए ना, ये हजम नहीं होती है बात। लेकिन सर राज्यों में ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, कई राज्यों ने लॉकडाउन को सिस्टमैटिक वे में लिफ्ट करने की भी बात कही है। वो जो प्रश्न है ना, जीविका और जीवन, उसके बीच में कोई रास्ता निकालने की। लॉकडाउन सिर्फ एक छोटा एहतियात था जो हमने बखूबी बरता, लेकिन लॉकडाउन अपने आप में कोरोना वायरस के खिलाफ मुकम्मल हथियार नहीं है। टेस्ट का आधार बढ़े, जहां जिन जोन्स में पॉसिबिलिटी है उनको खोल करके नॉर्मल लाइफ थोड़ी बहाल करने की कोशिश की जाए, जिन जोन्स में अभी भी समस्या बरकरार है वहां पे और सख्ती से, मैं समझता हूं, लेकिन विद अ ह्यूमन फेस लॉकडाउन जारी रखा जाए, ये होना चाहिए। देखिए, उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही थी, बहुत मिसकोट किया गया है ममता जी की बात को। उन्होंने कहा था कि जिनके घर में उतनी स्पेस है, वो छोटे घरों की बात नहीं कर रही थी, बड़े घरों की बात कर रही थी। क्या लोग सेल्फ क्वारंटाइन में नहीं रहे हैं? क्या ऐसा पहली बार होगा? बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं जो पॉजिटिव साबित हुए, वो तो किसी अस्पताल में नहीं गए थे। मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि इसमें राजनीति की बजाय ये देखा जाए कि उन्होंने, जो कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे आधारभूत स्वास्थ्य की अधिसंरचना उतनी विस्तार में नहीं है, एक विकल्प के तौर पर वैसे लोग जिनके पास मान लीजिए 4 कमरे का घर है या 3 कमरे का घर है, जहां सेल्फ क्वारंटीन होने की पॉसिबिलिटीज है, उस संदर्भ में उन्होंने कहा था। लेकिन जिस तीव्र गति से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको लगता है ये एक और अच्छा विकल्प हो सकता है? जिनके पास बड़े घर हैं उनको घर पे रखा जाए। देखिए, दूसरा और अच्छा विकल्प, इसमें थोड़ा सेल्फ रेगुलेशन की भी बात होगी। घर पे अगर आप सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, तो उसको अस्पताल के आइसोलेशन की तरह ही व्यवहार करना होगा, उसी दृष्टिकोण से कार्य करना होगा। और जाहिर तौर पर, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं तो हमारे पास एकोमोडेट करने की
क्षमता उतनी नहीं है। बीजेपी विधायक सुरेश ने मुस्लिमों से सब्जी ना लेने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी टिप्पणी की है। वहीं राशिद अल्वी ने बुलंदशहर में साधुओं पर हुए हमले को लेकर भी टिप्पणी की है। देखिए, जितनी भी निंदा की जाए कम है। यही लोग हैं जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, और तभी हम बार बार कहते हैं, क्या प्रधानमंत्री का अपनी पार्टी के लोगों पर कोई असर नहीं है? प्रधानमंत्री कोई और ज़बान बोलते हैं, उनकी पार्टी के लोग कुछ और ज़बान बोलते हैं। या तो प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये समझा जाएगा कि यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। सर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हत्या कर दी गई। देखिए, जितनी निंदा की जाए इतना कम है। खास तौर से जो ये साधु लोग हैं वो तो बहुत आदरणीय होते हैं। लिंचिंग तो जिसकी भी हो वो। महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग से संत की हत्या को लेकर 4 दिनों से चल रहा तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास का धरना आज समाप्त हो गया है। अनशन को समाप्त करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अयोध्या के कई साधु संत तपस्वी छावनी पहुंचे, जहां गाय का दूध पिलाकर अनशन को समाप्त करवाया गया। इस दौरान महंत परमहंस दास ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन भी महासचिव चंपत राय को सौंपा है और इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग का मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था महाराष्ट्र के पालघर में, उसी को लेकर कि ये अनशन किया जा रहा था। महंत परमहंस दास ने ये अनशन शुरू किया था, आज इसको खत्म करवाया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव ने पालघर में जिस तरह से हमारे भगवाधारी संतों की निर्मम नृशंस हत्या की गई, उससे मैं इतना आहत हुआ कि 24/4/2020 सुबह 4 बजे से अन्न जल का त्याग करके मैं आमरण अनशन पर बैठ गया और 4 दिनों तक हमारा आमरण अनशन लगातार चलता रहा। आज जो है विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री श्री चंपत राय जी और अयोध्या के वरिष्ठ संत एवं संघ के पदाधिकारी आकर के मुझसे आग्रह किए कि निश्चित रूप से हमारी बात मानी जाएगी। हमने 4 बातों को रखा। एक, एनआईए की जांच हो, उच्च स्तरीय जांच, संतों के हत्यारों को फांसी दी जाए और संतों के स्मृति में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से विश्वविद्यालय बने, क्योंकि बाला साहब ठाकरे शंकर जी के अवतार थे। भले उद्धव जी जो है उस मार्ग को छोड़ दिए हैं, लेकिन राज ठाकरे अभी भी बाला साहब के भगवा प्रेम को देख करके और भगवा प्रेम को। यूपी में इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में क्लिनिक का संचालन करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई है। पीरियड में जनपद इटावा के थाना क्षेत्र इकदिल में एक डॉक्टर की गोली मारकर दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। बड़ा सवाल है लॉकडाउन में पुलिस व्यवस्था पर कि कानून को ताक पर रखकर एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। घंटों बाद इकदिल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। वही आनंद फानंद में लहूलुहान अवस्था में डॉक्टर को जिला अस्पताल लाया जाता है। वहाँ जहाँ गंभीर अवस्था के चलते डॉक्टर को सैफई रेफर कर दिया जाता है, जहाँ सैफई में डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं क्षेत्राधिकारी नगर सीओ वैभव पांडे ने सफाई देते हुए बताया गया अभी हमको कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जब तक तहरीर नहीं मिलेगी हम आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। बड़ा सवाल है, घटना सामने घटी है, दर्दनाक हत्या हुई है डॉक्टर की और पुलिस कह रही है कि अभी तक हमको तहरीर नहीं मिली है। इस पूरे मामले में जब एसएसपी इटावा से बाइट लेने का प्रयास किया गया, बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले से बचते हुए दिखाई दिए। सनत तिवारी, ANB न्यूज इटावा। चलिए, देश दुनिया में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।